अंतर्गत जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो संघर्ष सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संघर्ष सिद्धांत के वैसे तो बहुत ही प्रवर्तक हुए हैं और उन्होंने संघर्ष सिद्धांत को अपने अपने तरीके से प्रतिपादित किया है, लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से हम मार्क्स का संघर्षवादी जो सिद्धांत है उसे पढ़ते हैं। संघर्ष जो है वह मुख्य रूप से 3 मान्यताओं को लेकर चलता है। पहली मान्यता तो यह है कि व्यक्तियों में कई तरह के बुनियादी स्वार्थ होते हैं और लोग इनको किसी न किसी तरह से अवश्य प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी मान्यता यह है कि संघर्ष के पीछे अधिकतम शक्ति या पावर को प्राप्त करने का प्रयास होता है। सिद्धांतवेताओं का यह भी मानना है कि शक्ति के स्रोत तो बहुत कम होते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले बहुत अधिक। दूसरी बात यह है कि कभी भी शक्ति या सत्ता समाज में समान रूप से बटे यह नहीं होता। किसी के पास बहुत अधिक शक्ति केंद्रित होती है और किसी के पास बहुत कम। हर एक व्यक्ति या समूह शक्ति में अपना अधिकतम हिस्सा चाहता है और इसी कारण संघर्ष अवश्यंभावी होता है। तीसरी मान्यता जो संघर्ष सिद्धांत कारों की है वह यह कि संघर्ष का प्रत्येक पहलू मूल्यों और विचारधाराओं से युक्त होता है। ये समूह वास्तव में मूल्य और विचारधारा को एक हथियार की तरह काम में लेते हैं और इसी के कारण संघर्ष अपरिहार्य हो जाता है। विकसित देशों के लिए पूंजीवाद या साम्यवाद प्रेरक हथियार होते हैं जिनके आधार पर वे अधिक से अधिक प्रभावशाली बनना चाहते हैं। इस प्रकार संघर्ष सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है। पहला व्यक्तिगत हित और स्वार्थ, दूसरा शक्ति का बंटवारा और तीसरा मूल्य और विचारधारा। लेविस कोजर अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में सामाजिक संघर्ष की अवधारणा देते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि संघर्ष एक ऐसा प्रयास है जिसमें व्यक्ति मूल्यों, सीमित साधनों और शक्ति को प्राप्त करने के लिए विरोधी पर अपना दावा प्रस्तुत करता है और इस प्रयास में प्रतिद्वंदियों को चोट पहुंचाता है या उन्हें समाप्त कर देता है। कुछ सिद्धांतकार कहते हैं कि संघर्ष वर्ग के कारण होता है। वर्ग समाज में उत्पादन संबंध और उत्पादन शक्तियों के बीच जब दरार पड़ जाती है तब संघर्ष होंगे। संघर्ष सिद्धांत में विभिन्न विचारधाराओं के होने के कारण संघर्ष के लक्ष्यों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, कोजर और डेरेनडॉर्फ ने कुछ निश्चित आधारों पर संघर्ष की व्याख्या की है। 19वीं शताब्दी में जब यूरोप में कई तरह की समस्याएं व्याप्त थी, वहाँ औद्योगिक क्रांति स्थापित हो चुकी थी और इसके साथ ही विज्ञान और तकनीक विकास भी होने लगा था। एक तरफ तो रूढ़िवादी यूरोपीय समाज था और दूसरी ओर इस समाज की यह इच्छा थी कि विज्ञान और तकनीकी के सभी लाभ उसे प्राप्त हो जाएं। इन 2 आवश्यकताओं को किसी तरह टाला नहीं जा सकता था और ये दोनों आवश्यकताएं एक दूसरे से विपरीत थी। इसी समय में यूरोप ने अपने समाज की दिशा को विज्ञान और तकनीकी की तरफ मोड़ा। इस शताब्दी में यह समझा जाने लगा कि यदि विज्ञान को अपनाया जाता है तो समाज विज्ञान के अध्ययन की विधियाँ वैज्ञानिक होगी और उन्हें हर तरह से भरोसेमंद होना चाहिए। बाद में चलकर पता लगा कि उस समय में प्रचलित प्रत्यक्षवादी साम्यवाद में उतनी क्षमता नहीं थी कि वह व्यक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन कर सके। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यदि वैज्ञानिक विधियों की पुनर्संरचना होगी तभी इसके बारे में अध्ययन कर पाएंगे। यूनान में
विभिन्न विचारधारा के विद्वानों ने संघर्ष को एक बुनियादी तथ्य समझकर इसका अध्ययन किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में दो ऐसे प्रमुख जर्मन समाजशास्त्री हुए, मैक्स वेबर और जॉर्ज सिमेल, जिन्होंने मार्क्स के अतिरिक्त संघर्ष सिद्धांत के विभिन्न प्रकार रखे। सिमेल ने संघर्ष को प्रत्यक्षवादी यानी पॉजिटिविस्टिक और प्रकार्यात्मक दृष्टि से देखा। ये मार्क्स से अलग सिद्धांत था। मार्क्स का सिद्धांत पॉजिटिविस्टिक था। जब सिमेल ने मार्क्स के पॉजिटिविस्टिक की आलोचना की और सामाजिक सिद्धांत को अपनी प्रकृति में मुक्तिपरक माना, तो वेबर इससे बहुत प्रभावित हुए। वेबर ने पॉजिटिविज्म और विश्लेषणात्मक संघर्ष सिद्धांत को रखा। जब वेबर ने स्तरीकरण के विश्लेषण को पॉजिटिविज्म के आधार पर रखा, तो उस युग के सिद्धांतवेत्ताओं ने इस उपागम को पसंद किया। सच में अगर हम देखें तो वेबर ने आलोचनात्मक पद्धति से पूंजीवाद के उद्विकास को रखा है। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में वेबर की व्याख्या को सही समझा गया। जर्मनी के तीनों समाजशास्त्रियों मार्क्स, वेबर और सिमेल ने संघर्ष सिद्धांत के संशोधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संघर्ष सिद्धांत जो भी दिए गए हैं, उनमें संघर्ष सिद्धांतवेत्ता इस तथ्य को अस्वीकार करते हैं कि समाज सर्वसम्मत, एकीकृत और सजातीय है। समाज में संघर्ष और दबाव भी होते हैं, तनाव और विद्रोह भी होते हैं। इसलिए यदि कोई समाज है तो उसमें संघर्ष होगा ही। दूसरा, इन सिद्धांतवेत्ताओं का यह भी मानना है कि समाज जड़ नहीं है, इसकी सदस्यता जीवित व्यक्तियों की होती है। इससे आगे समाज के कई भाग होते हैं, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कानून, शिक्षा, ये सभी भाग किसी न किसी तरह बदलते रहते हैं। एक भाग में जब परिवर्तन होता है तो दूसरे भाग में भी इससे प्रभाव पड़ता है और यही संघर्ष का कारण बनता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और संघर्ष की एक जोड़ी है जो एक दूसरे से कदम मिलाकर चलती है। तीसरा, यह कि समाज की रचना में ही संघर्ष निहित है। समाज की संरचना ऐसी होती है जिसमें व्यक्तियों और समूहों में विभिन्न स्वार्थ और हित होते हैं। व्यक्ति और समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। सिद्धांतवेत्ता जब संघर्षों के प्रकारों का वर्णन करते हैं तो उनका मानना है कि कुछ संघर्ष इसलिए होते हैं कि समाज के आंतरिक भागों में विरोध या विवाद हो जाता है। जब स्त्रियों में शिक्षा ने प्रवेश किया तो वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई और फिर उन्होंने अपने अधिकारों की मांग रख दी। आज नारी आंदोलन का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है, वह व्यवस्था या समाज का आंतरिक संघर्ष है। ऐसे आंतरिक संघर्ष हमें देश में कई तरह से दिखाई देते हैं, जैसे सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, विद्यार्थी और श्रम संघ आंदोलन, ये इन्हीं आंतरिक संघर्षों के उदाहरण हैं। संघर्ष बाहरी भी होते हैं। कई बार एक समाज या राष्ट्र दूसरे समाज या राष्ट्र के साथ युद्धरत हो जाते हैं। युद्ध के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार या मंडी में भी इस तरह का संघर्ष देखने को मिलता है। तकनीकी साधनों के उत्पादन में जापान व अमेरिका में जो होड़ है, वह भी बाहरी संघर्ष का ही एक उदाहरण है। नए प्रकार का संघर्ष तीसरी दुनिया के देशों में देखने को मिलता है। जब किसी परंपरागत देश में विकास कार्यक्रम पैदा होते हैं, तब मूल्य और तकनीकी का संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे हमारे देश में पर्यावरण और विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया में एक विवाद चल रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि विकास के कारण वन नष्ट हुए हैं।
दस्तकारी, घरेलू कारीगरी और स्थानीय धंधे चौपट हो गए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि तकनीकी विकास ने स्थानीय बाज़ारों को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार परंपरा और आधुनिकता का यह संघर्ष तीसरी दुनिया की विशेषता है। जब एक समाज दूसरे समाज के साथ संघर्ष में होता है तो समाज की सुदृढ़ता बढ़ती है। दूसरा कोई एक तकनीकी समाज के कुछ वर्गों के लिए संघर्षपूर्ण होती है, जबकि दूसरों के लिए हानिकारक। जब कंप्यूटर व्यवस्था व्यापार और सरकारी कार्यालयों में आने लगी तो इसके कारण कर्मचारियों में बेरोजगारी को लेकर संघर्ष की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। कुछ समाजशास्त्री संघर्ष का जो लक्षण है वह शक्ति के बंटवारे को बताते हैं। शक्ति वह प्रभाव है जिसके कारण दूसरों के व्यवहार को बदला जाता है। शक्ति के कई स्वरूप होते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, क्षेत्रीय। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिकतम शक्ति हो। शक्ति का केंद्रीकरण संघर्ष को जन्म देता है। प्रबंध यह चाहता है कि अधिकतम शक्ति उसके हाथ में रहे, जबकि श्रमिक संघ अधिकतम शक्ति अपनी तरफ करना चाहते हैं। इस तरह शक्ति का संघर्ष औद्योगिक और आधुनिक समाजों में सामान्य रूप से मिलता है। इसी प्रकार डेहरेनडॉर्फ ने भी परंपरागत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को संशोधित किया। उनका कहना है कि आजकल की पूंजीवादी व्यवस्था वास्तव में कॉरपोरेट अर्थव्यवस्था है। कॉरपोरेट समाजों में व्यक्तियों के संबंध प्राधिकार संबंध होते हैं। इन समाजों में संघर्ष का लक्षण शक्ति और प्राधिकार पर आधारित होता है। सभी संघर्ष एक जैसे नहीं होते। परिवार के स्तर पर संपत्ति के बंटवारे को लेकर संघर्ष होता है, तो कारखानों में मालिक मजदूर का संघर्ष होता है। समाज में विभिन्न धर्म को मानने वालों में संघर्ष होता है। राजनीति में विभिन्न दलों में संघर्ष होता है। प्रत्येक स्थिति में संघर्ष का स्वरूप अलग अलग होता है। यह विभिन्नता ही संघर्ष के लक्षणों को बताती है। संघर्ष ही होता है, चाहे इसका कोई भी स्वरूप हो। लेकिन जब संघर्ष होता है तब प्रतिद्वंदी व्यक्तियों या समूहों के सिर फटते हैं, खून बहता है, दुराव या तनाव बढ़ते हैं। संघर्ष का यदि एक पहलू भयावह और हिंसात्मक है तो कोजर जैसे विद्वान कहते हैं कि उसके दूसरे पहलू में संघर्ष की प्रक्रिया सकारात्मक भी होती है, समाज को एक सूत्र में जोड़ने वाली भी होती है।